गुरु चेतना की सूक्ष्म उपस्थिति एवं वेद माता गायत्री के संरक्षण में आप सभी देश के भावी कर्णधारों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मन हर्षित भी है और गौरवान्वित भी। हर्षित इसलिए कि भारतीय धर्म व संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले संस्थानों में अग्रणी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप लोगों के मध्य अपने भावों और विचारों को साझा करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गौरवान्वित इसलिए कि जिन्हें आज दुनिया वेद मूर्ति के रूप में, एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक समाज सुधारक संगठक के रूप में जानती है, ऐसे इस संस्थान के कुल पिता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके स्थूल संरक्षण में, स्थूल वात्सल्य में हमारे को बचपन बिताने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। प्रार्थना अर्थात श्रेष्ठताओं के पुंज से, उस परम चेतना से, दिव्य चेतना से अपने आप को संयोजित करना। दुनिया भर में की जाने वाली छोटी और बड़ी सभी प्रार्थनाओं के मूल में दो ही बातें प्रधानतया दिखाई देती हैं। पहला, श्रेष्ठताओं से संयोजन, और दूसरा, निकृष्टताओं से बचाव या अवरोधन। अर्थात हमारे व्यक्तित्व को मंगलकारी पथ पर ले जाने वाली, संयोजित करने वाली शक्ति व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचारों व भावों से संयोजन। और दूसरा, हमारे व्यक्तित्व को विखंडित करने वाली, अवनति की ओर ले जाने वाली शक्ति व्यक्ति, स्थान, विचार व भावों से हमारा अवरोधन या बचाव। इन्हीं भावों को अपने अंदर समाहित किए हुए आइए एक छोटी सी वैदिक प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, आइए बात को एक कथानक के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक ओपन ड्राइंग कंपटीशन कहीं पर रखा गया और यह घोषणा की गई कि जिसकी थीम, जिसकी कलाकृति की थीम उत्तम होगी, प्रेरक होगी, अद्भुत होगी, उसी को इस कंपटीशन का विजेता घोषित किया जाएगा। और निर्धारित समय पर हजारों कलाकृतियां, एक से एक बढ़कर के कलाकृतियां प्रस्तुत की गई। उन्हीं कलाकृतियों में से एक कलाकृति ऐसी भी थी जिसने जूरी मेंबर्स का ध्यान विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित किया। उस कलाकृति में एक जिन्न जैसा कोई प्राणी दिखाया गया था जो बहुत ही देखने में चिकना प्रतीत हो रहा था, और अनेकों लोग उसको अपनी अपनी शक्तियों से वश में करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी गति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। हर किसी से फिसलता हुआ चला जा रहा था। और एक और विचित्रता भरी बात यह थी कि उस प्राणी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह घने बालों से ढका हुआ था। लहराते हुए उसके आगे की ओर बाल उसके चेहरे को दिखनाई नहीं दे रहे थे। उस कलाकार को बुलाया गया। कलाकार से स्पष्टीकरण जब मांगा गया तो उसने बताया कि यह समय का कल्पना चित्र मैंने प्रस्तुत किया है। समय बड़ा ही चिकना होता है, वह अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसकी गति को, उसके प्रभाव को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। और इसका चेहरा बालों से इसलिए ढका गया है कि समय का चेहरा कभी स्पष्ट नहीं होता। एक ही समय किसी के लिए हर्ष, किसी के लिए विषाद, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए आवेग, किसी के लिए प्रसन्नता, किसी के लिए दुख, किसी के लिए सुख, अनेकों भावाभिव्यक्तियों के रूप में वह अभिव्यक्त होता है, जैसे कि उसके कर्म होते हैं। और इसको यदि वश में करना है,
इसको यदि अपने अनुकूल करना है तो इसको आगे बढ़कर इसके लहराते हुए बालों को पकड़ना होगा, फिर यह आपके वश में आ सकता है। तो मित्रों, समय का यह सूत्र है कि समय को यदि आपको अपने अनुकूल बनाना है तो उससे आगे बढ़कर के उसको पकड़िए, पीछे तो फिसल जाएगा। आपको जो भी कार्य करना है उसकी कार्य योजना पहले से बना लीजिए, भविष्य की कार्य योजना आप पहले से बना लीजिए, तभी आप समय की अनुकूलता प्राप्त कर पाएंगे और कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप जरा गौर कीजिए कि ईश्वर की दी हुई नियामतों में समय ही एक ऐसी नियामत है, समय ही एक ऐसा अमूल्य पुरस्कार है जो सभी को, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो, औरत हो, सबको एक समान मिला है। कोई कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी 24 घंटे का समय मिला हुआ है। कोई भीख मांगने वाला भिखारी है, उसके पास भी 24 घंटे का समय है। ऐसा नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठा है तो उसके लिए 1 सेकंड बढ़ जाए, या कोई किसी कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन से 1 सेकंड अपने में जोड़ सके। तो समय को जिसने प्रबंधित कर लिया उसका जीवन व्यवस्थित होता हुआ चला जाता है। समय को एक बार आपने व्यवस्थित कर लिया, एक बार उसको अपने कार्यों के अनुसार, कार्यों के महत्व के अनुसार आपने उसके खंडों को विभाजित कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, फिर चाहे आप मटेरियल वर्ल्ड में बढ़ें और चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बढ़ें, बड़ी से बड़ी सफलताएं आपके सामने बौनी पड़ती हुई चली जाएंगी, सफलताएं आपकी झोली में आती हुई चली जाएंगी। और मित्रों, इस समय आप जिस समय से गुजर रहे हैं वह विद्यार्थी जीवन कहलाता है, और विद्यार्थी जीवन जीवन भर का स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल इसलिए कि यह संग्रहण का समय है। इस समय जो संग्रह कर लेता है, चाहे आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए संग्रह करना हो, मजबूत शरीर के लिए, चाहे आपको ज्ञान का संग्रह करना हो, अनुभव का संग्रह करना हो, आपको जो भी संग्रह करना है, आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं, जो जो उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, उनका संग्रह इसी समय होता है। बुवाई का समय है। किसान सही समय पर यदि बुवाई ना करे, बाद में मुश्किलों में पड़ जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। समय पर यदि बैंक में डिपॉजिट ना किया जाए और बाद में लाभ लेने की सोची जाए तो संभव नहीं। इसी तरह विद्यार्थी जीवन को जिसने सदुपयोग कर लिया, इस समय थोड़े से कष्ट, थोड़ी सी कठिनाइयाँ, थोड़े से अनुशासन में अपने आप को बांध लिया और मेहनत कर ली, तो इस समय थोड़े समय की हुई मेहनत उसको जिंदगी भर का आराम देती है। आज जिसने मेहनत कर ली, व्यवस्थित कर लिया, उसका जवानी अच्छी उपलब्धियों के बीच में और बुढ़ापा आरामदायक स्थिति में एक सफल व्यक्तित्व के रूप में, एक आदर्श नायक के रूप में भी जाना जाता है। लोग उसका अनुकरण करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके अनुभवों का लाभ लेने के लिए लालायित होते हैं, जिसने अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया। एक बार मैं आर्मी कैंट में अपनी क्लास लेकर के लौट रहा था और वहाँ पर दीवार में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे दिखाई दिया। कोटेशन था कि जो सैनिक ट्रेनिंग फील्ड में अपना पसीना नहीं बहाते, वो युद्ध क्षेत्र में अपना खून दे करके उसकी कीमत चुकाते हैं। मित्रों, हमारा यह विद्यार्थी जीवन एक ट्रेनिंग फील्ड ही है। इस समय जिसने मेहनत कर ली, जिसने अपने आप को अनुशासित कर लिया, वो समझ लीजिए कि जिंदगी भर आराम के साथ एक सफल व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाएगा। और जो नहीं कर पाया, जिसने आलस्य और मनोरंजनों के पीछे भागते हुए इस समय को गंवा दिया, वह जिंदगी भर एक असफल व्यक्ति के रूप में अभावों से ग्रस्त जीवन जीता हुआ, शिकायतें करता हुआ और अंत में इस संसार से विदा हो जाता है। विध्वंस या विनाश के लिए
किसी भी प्रशिक्षण या कला कौशल की आवश्यकता नहीं होती। आप एक पत्थर लीजिए और किसी के सर पे मार दीजिए, उसको घाव लग जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। आप किसी गाड़ी को, किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को माचिस की तीली से आग लगा दीजिए, वह कुछ ही देर में जल करके नष्ट हो जाएगी। उसका सारा सौंदर्य, सारा कला नष्ट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन जरा विचार कीजिए कि उसी छोटे से घाव को ठीक करने के लिए एक डॉक्टरी प्रशिक्षण की, एक दवाइयों के जानकार की, एक अनुभवी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक डिग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। यही क्रम चाहे आप बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियरों को देख लें या गाड़ी बनाने वाले इंजीनियरों को देख लें, उसमें कितने तकनीशियनों का ज्ञान अनुभव लगा होता है, तब कहीं जाकर के वो अपनी सुविधा से लोगों को लाभान्वित कर पाती है, आकर्षित कर पाती है। तो ठीक इसी तरह हमारे व्यक्तित्व में ज्ञान, कला, कौशल, तकनीकी और अनुभव को विकसित करने का नाम, उस समझ को विकसित करने का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा मात्र नंबरों की दौड़ नहीं है। नंबरों के पीछे भागते हुए हम एक दिन थक जाते हैं, जिंदगी से निराश हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई नंबर 1 कहलाने की दौड़ में हमें धक्का लगाने के लिए तत्पर रहता है। आज कक्षा में नंबर 1 आने के लिए हम दौड़ करते हैं, अपना उत्तम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और फिर स्कूल में, फिर प्रदेश में, और इस तरह कल जब बड़े होते हैं तो साधन सुविधाओं के लिए नंबर 1 की दौड़ हमारी प्रारंभ हो जाती है और हम जीवन को जीना भूल जाते हैं। आप विद्यार्थी जीवन को भी एंजॉय कीजिए। आप बिजनेस में हैं, जवानी में हैं, तो उसको भी एंजॉय कीजिए। अपने हर पल को, जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी पैसे आ जाएं, अभी फलानी चीज़ पास कर लें तो जिएंगे। ये भविष्य की तृष्णाओं में मत फंसे। अपने विद्यार्थी जीवन को एंजॉय कीजिए। विद्यार्थी सोचता है कि जवानी में लोग, माता पिता, बड़े भाई लोग कितने आनंदित हैं, उन्हें परीक्षाएं नहीं देनी पड़ती, लेकिन जब उसमें आते हैं, जवानी में आते हैं, जब कमाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, तो सोचते हैं कि विद्यार्थी जीवन अच्छा था, कोई चिंताएं नहीं थी, घर परिवार को चलाने की कोई चिंताएं नहीं थी। आज नई चिंता है। तो जिंदगी में हमेशा नई चिंताएं, जवानी में, बुढ़ापे में जवानी अच्छी लगने लगती। तो इस तरह अपनी जिंदगी का सदुपयोग करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। क्या पढ़ें? कौन सा विषय सफलता दिलाने के लिए ज़्यादा उपयोगी है? ऐसे प्रश्न भी अक्सर लोग हमसे पूछा करते हैं। तो जवाब यही होता है कि कोई विषय आपको सफलता के पायदान पर उच्च स्थान प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि आप जिस विषय में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विषय का गहन अध्ययन कीजिए, उसकी विशेषज्ञता, उसका अनुभव आप प्राप्त कीजिए, और वही विषय की विशेषज्ञता ही आपको ऊंचा बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन अपने आप को एक डाटा बैंक बना करके मत रखिए। अपने व्यक्तित्व में सर्वांगीणता के विकास के लिए प्रयास कीजिए। अपनी कमियों को निरंतर थोड़ा थोड़ा करके आप छांटते रहिए। आप देखिए, खदान से निकलने वाला एक अयस्क होता है। लोहे को लीजिए, तो वो लोहा जो खदान से अभी निकला है, वो आपके लिए या समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं है। लेकिन वही लोहा जब तपा करके, गर्म करके कुछ अशुद्धियाँ उसकी दूर हो जाती हैं, तो उसी से फिर आप दैनिक उपकरण, कुल्हाड़ी, गैती, फावड़े, हंसिया, चाकू और न जाने घरेलू काम में आने वाले कितने ही तरह के उपकरण बना करके उनसे लाभ ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। उसको थोड़ा और शुद्ध कर दीजिए तो वह फिर पूर्ण शुद्ध होकर के स्टील के रूप में परिणित हो जाता है, और स्टील के रूप में एक बार परिणित हो जाने के बाद फिर उसकी कमजोरियां नष्ट हो जाती है, फिर उसमें जंग नहीं लग सकता। और वह स्टील फिर चाहे आप उसे बर्तन बनाइए, चाहे आप उससे छुरी चाकू बनाइए, चाहे मशीनों के कल पुर्जे बनाइए, वह अपने हर मानक पर खरा उतरेगा। वह जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य को पूर्ण करेगा। ऐसे ही आप क्या बनते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है।
आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, सैनिक बनते हैं, नेता, अभिनेता, आप कुछ भी बनिए, लेकिन सबसे पहले यदि आप एक संस्कारवान व्यक्तित्व बन गए, आपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर लिया, अपनी कमियों को आपने धीरे धीरे करके घटाना शुरू कर दिया, तो फिर आप अपने जीवन में सफल होते हुए चले जाएंगे, लोगों के बीच में एक आदर्श नायक के रूप में स्थापित होते हुए चले जाएंगे। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अनेकों अभिनेता, अभिनेत्रियां, बिल्डर्स, एकेडमिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, इंजीनियर्स आत्महत्या करते हुए आपको दिखाई देंगे। इतने उच्च सफलता के स्तरों तक पहुंचकर एक सामाजिक स्तर, मानक स्तर प्राप्त करने के बाद भी लोग आखिर आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों हो जाते हैं? धन का अभाव नहीं है, समाज में सम्मान का अभाव नहीं है, फिर भी इसका एक ही कारण होता है कि उन्होंने नंबरों की दौड़ करते हुए अपने आप को अपने विषय का विशेषज्ञ तो बना लिया, किंतु व्यक्तित्व में समग्रता का विकास नहीं। से लोग प्रायः पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा इंजीनियर कैसे बनाया जाए, एक डॉक्टर कैसे बनाया जाए, एक अच्छा आईएएस अफसर कैसे बनाया जाए, एक बिजनेसमैन कैसे बनाया जाए। इन सब के लिए तमाम अकादमिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोचिंग उपलब्ध हैं, किंतु उसके अंदर संस्कार के भाव, अपनत्व के भाव, सेवा के भाव, विश्व बंधुत्व के भाव, ये कैसे विकसित किए जा सकते हैं? आज बड़े परिवारों में लोगों की चिंता का विषय यही है कि बच्चों में कोई स्नेह का बंधन नहीं है, कोई अपनत्व का भाव नहीं है, वह हर चीज को इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं, तौलते हैं। तो अध्यात्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा धरातल उपलब्ध कराता है जहां हम सर्वांगीणता, पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। एक अपने जीवन के क्रम में आप योगाभ्यास को, आसनों को, ध्यान को, प्राणायाम को संयोजित कीजिए। इनके लिए अपना समय निकालिए। ये आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आपके आरोग्य में आपकी मदद करेंगे, आपकी मानसिक शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी का अभाव दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। एक तो शारीरिक जो आपकी इम्यूनिटी होती है, फिजिकल इम्यूनिटी एंड मेंटल इम्यूनिटी, इनकी कमी अक्सर देखने में आती है। तो इसके लिए आप योगाभ्यास को अपने जीवन का क्रम बनाइए। और दूसरा, अध्यात्म के जो मुख्य आधार स्तंभ हैं, उपासना और साधना, इनको अपने जीवन में स्थान दीजिए। उपासना से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भजन गाने लगें और मंदिरों में भागने लगें और दिन भर माला ही घुमाते रहें। इसका मुख्य आधार, उपासना का मतलब है श्रेष्ठताओं से व्यक्तित्व को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले सकारात्मक भावों, विचारों से, ऊर्जा से, चेतना से आपका जुड़ाव, आपका संबंध, आपका लगाव बने। और साधना से मतलब मैनेजमेंट, व्यवस्था से आपके अपने शरीर की क्षमताएं, प्रकृति के दिए हुए संसाधन, समाज के दिए हुए संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट, व्यवस्थापन, किस तरह हम अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाने में कर सकते हैं, उनसे लाभ लेने में कर सकते हैं। मित्रों, इन सब के बीच में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने में आती है वह है वातावरण। वातावरण का प्रभाव हमारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने सुने होंगे भुसावल के केले बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इलाहाबाद के अमरूद, उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। इसी तरह नागपुर के संतरे, हिमालय में पाया जाने वाला ब्रह्म कमल की सुगंधी, इनकी आप पौध ले जाकर के कहीं भी इनको उगा सकते हैं, कहीं भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनकी वो क्वालिटी, उनकी वो विशिष्टताएं आप हर जगह पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खास मिट्टी में, खास वातावरण में उत्पन्न होते हैं। आज अनेकों अकादमियां, अनेकों प्रशिक्षण संस्थान ऐसे हो सकते हैं जहां देखने में लग सकता है कि वहां
देव संस्कृति विश्वविद्यालय से बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर एकेडमिक जो है पर्सनालिटीज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जो यहाँ वातावरण जो आपको उपलब्ध है आध्यात्मिकता का, संस्कारों का, वह सहज श्रद्धेय युगल का आपको अध्यात्म का अनुभव, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड का अनुभव और आदरणीय चिन्मय भैया जैसा कुशल आत्मीयतापूर्ण नेतृत्व मार्गदर्शन उपलब्ध है, वह आपको अन्यत्र शायद ही देखने को मिलेगा। यहाँ का वातावरण आपको व्यक्तित्व विकसित करने में, सर्वांगीणता प्राप्त करने में ठीक वैसा ही रोल अदा कर पाएगा जैसा कि अच्छे केलों के लिए भुसावल का वातावरण, संतरों के लिए नागपुर का वातावरण, अमरूदों के लिए इलाहाबाद का, ब्रह्म कमल के लिए हिमालय का वातावरण उपयोगी है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम शांति।